हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आप सभी के रिक्वेस्ट पर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी का 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है और आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे साथ साथ में आंसर देते चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ अ लेसन प्लान। लेसन प्लान का जो आइडिया है वो किसने इन्वेंट किया था? जॉन हर्बर्ट ने, जॉन डिवी ने, वाइगोत्स्की ने, न्यूटन ने। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन हर्बर्ट। जॉन हर्बर्ट ने लेसन प्लान का आइडिया इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर टू टीच अ लेसन इज कॉल्ड। लेसन को टीच करने के मतलब किसी लेसन को पढ़ाने के लिए जो आप प्लान बनाते हो उसको आप क्या कहोगे? लेसन प्लान ही तो कहोगे भाई। किसी लेसन को आप जब पढ़ाओगे तो जो प्लान बनाओगे तो उसे लेसन प्लान कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेसन प्लान। सो नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के 5 एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? तो ये होगा आपका फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हो गए आपके 5 एस्पेक्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच टू अ लैंग्वेज लर्निंग। होलिस्टिक अप्रोच का क्या बेनिफिट होता है लैंग्वेज लर्निंग में? तो सही आंसर आपका क्या होगा बताइए? हेल्प स्टूडेंट डेवलप इंटरनल वैल्यूज एंड मोरल्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इनकरेज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, डेवलप सोशल एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा गया है, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिक्वायर्स सर्टेन डेफिनिट स्टेप्स। आउट ऑफ दीज स्टेप फर्स्ट स्टेप इज। इन डेफिनिट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कौन सी होती है? तो वो आपकी कौन सी होगी? ओरल ड्रिल होगी, वोकैबुलरी एक्सपेंशन होगी, प्रेजेंटेशन होगी, एक्सरसाइज होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओरल ड्रिल। तो यहाँ पे जो टिक लगे हैं आप उन पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जो टिक हैं ये पहले से ही किसी स्टूडेंट्स को लेकर के लगाए गए, किसी स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हुए हैं। सो ओरल ड्रिल हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, B.F. स्किनर क्लेम दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज किसके द्वारा सीखी जाती है? बताइए जल्दी से। रेपिटेशन के द्वारा, इमर्जन के द्वारा, रीइंफोर्समेंट और इंगेजमेंट के द्वारा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट एंड इंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is not the criteria for the selection of structures? Usefulness, productivity, simplicity and teachability, familiarity trap। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका familiarity trap, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज आल्सो नोन एज। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को क्या कहते हैं? ओरल अप्रोच कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। सिचुएशनल, ध्यान रखिएगा क्या बात कर रहा है। सिचुएशनल इसको कहेंगे ओरल अप्रोच। क्या कहेंगे? ओरल अप्रोच। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। क्या फीचर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीच करते समय? बताइए। वर्ड ऑर्डर, द पैटर्न ऑफ फॉर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वर्ड का ऑर्डर और जो पैटर्न होता है उनको फॉर्म करने का, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट आर द मेन एम ऑफ अ बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रेजेंटेशन होता है, प्रैक्टिस होती है, प्रोडक्शन होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड पढ़ा है आपने, तो उसका मेन कैरेक्टर क्या होता है? यूज़ ऑफ मदर टंग होता है, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड होता है, नो यूज़ ऑफ मदर टंग होता है, कि बोथ ए एंड बी। बताइए। डायरेक्ट मेथड की बात पूछ रहा है, इसमें नो यूज़ ऑफ मदर टंग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें पहले से कुछ टिक लगे हुए हैं, तो मैंने जिस स्टूडेंट से ये पीडीएफ मांगी हुई है या जिस स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है उसके द्वारा पहले से ही कुछ टिक्स लगाए गए हैं, तो उन पे आप मत जाइए। जो भी टिक हम लगवा रहे हैं इस टाइम पे वो करेक्ट आंसर है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ग्रामर टॉट इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड? इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डिडक्टिव मेथड। क्या हो जाएगा? डिडक्टिव मेथड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अ स्किल और स्ट्रेटजी टू अचीव अ गोल इज नोन एज। अ स्किल और स्ट्रेटजी टू अचीव अ गोल इज नोन एज अप्रोच, मेथड, टेक्निक, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेक्निक। टेक्निक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच टेक्निक इज यूज्ड इन द डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड में कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है? टेक्निक्स ऑफ कांस्टेंट कन्वर्सेशन का, टेक्निक ऑफ असिस्टेंस का, टेक्निक ऑफ लुक एंड से का, या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारी टेक्निक्स का यूज़ डायरेक्ट मेथड में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? तो ये तो सभी को पता होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है इंग्लिश को टीच करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो डेवलप द बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डॉक्टर वेस्ट के द्वारा, प्रोफेसर ए.एस. हॉम्बी के द्वारा, प्रोफेसर जेस्पर्सन के द्वारा, या फिर C.J. डॉटसन के द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर C.J. डॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज आल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज? सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, या फिर डायरेक्ट मेथड? कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करनी है। इट इज़ 10 o'clock माई वॉच। इट इज़ 10 o'clock माई वॉच। तो क्या हो जाएगा? बाई माई वॉच। क्या हो जाएगा आपका? बाई माई वॉच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी आपको प्रीपोजिशन ही बतानी है। सीता पास्ड मी डैश हर बाईसाइकिल। तो क्या हो जाएगा? सीता पास्ड मी ऑन हर बाईसाइकिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन हर बाईसाइकिल। तो देख लीजिए, ग्रामर से भी रिलेटेड, प्रीपोजिशन वगैरह से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड। मेन वर्ब को आप क्या कहते हैं बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए, मेन वर्ब क्या होती हैं? जिसमें कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी दिखा रहा हो, ठीक है, वही हमारी मुख्य क्रिया। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और एक होती है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो जो मेन वर्ब होती है उसको हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोमना हैज़ बीन प्लेइंग विथ टॉयज फॉर 5 hours, फाइंड आउट द टेंस। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टेंस में लिखा है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इन सब का इस्तेमाल होता है तो वो ऑलरेडी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और साथ में टाइम भी बताया गया है। तो जहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और साथ में टाइम की बात करें तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट है? ये कैसे पता चलेगा? तो हैज़ बीन, हैव बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैड बीन है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन ऐसे करके दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि हैज़ बीन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपका टेंस से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, साथ में पेसिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका। तो पेसिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है? वॉश ऑल द प्लेट्स, चेंज द सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंपरेटिव है, तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू वॉश ऑल द प्लेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको स्पेलिंग करेक्ट चूज करनी है कि किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी कोलैबोरेशन की, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही इज एक्सपेक्टेड टू कॉल मी इन द इवनिंग, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच इन द अबव सेंटेंस। आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है कि इस सेंटेंस में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है, तो बताइए जल्दी से। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ प्रोटेक्टर इज, तो क्या हो जाएगा, फीमेल जेंडर पूछ रहा है, फीमेल के बारे में पूछ रहा है, तो प्रोटेक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लूरल ऑफ फ्लीट इज, फ्लीट का प्लूरल क्या है, फ्लूट है, फ्लीट्स है, ए एंड बी बोथ है, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेवर डज ही टेल अ लाई टू एनीवन, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बताइए। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है ना, तो ही, उसके बारे में बात हो रही, ही के बारे में, वहाँ के बारे में बात हो रही कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ही यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अगर आपने नाउन के सारे काइंड्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा। मटेरियल नाउन जिसमें किसी पदार्थ की बात कर रहा हो, है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो ये सारे नाउन के काइंड्स होते हैं। तो मॉब, मॉब क्या है, एक भीड़ को दिखा रहा है, मॉब मतलब भीड़, समूह है ना, कई सारे लोगों को मॉब कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑटोबायोग्राफी डिनोट्स, ऑटोबायोग्राफी क्या दिखाती है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब एक किसी इंसान के ऊपर लिखी हुई उसकी खुद की लाइफ की स्टोरी जो उसी के द्वारा लिखी गई हो, उसको कहते हैं आत्मकथा। एक होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी में जैसे हमने किसी और के बारे में लिखा तो वो क्या हो जाएगी, बायोग्राफी हो जाएगी। लेकिन मैं अगर अपनी ही लाइफ के बारे में कुछ लिखूं तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, तो एन अकाउंट दैट टेल्स योर ओन लाइफ स्टोरी, इसको क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ सोनेट यूजुअली कंटेन्स। सोनेट में क्या होता है, सोनेट जो होती है 14 लाइन्स की पोएम को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सोनेट किसको कहते हैं, 14 लाइन की पोएम को। 8 लाइन की पोएम को क्या कहते हैं मैम, ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 लाइन की पोएम को सेसेट कहते हैं। तो यहाँ पे 14 लाइन की पोएम है तो उसको क्या कहेंगे, सोनेट कहेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है इन प्रेजेंट क्रिटिकल यूजेस एलिगी इज। एलिगी क्या होती है, ये एक तरह का लैमेंट, एक शोक गीत होता है। मतलब किसी लैमेंट के बारे में जहाँ पे कुछ उदासी, ग्लूमिनेस, सैडनेस दिखाई गई हो, उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो एलिगी से संबंधित होता है। पोएम ऑफ लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यही होती है आपकी एलिगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एम ऑफ टीचिंग पोएट्री एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल पर पोएट्री पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, टू इनेबल द लर्नर्स टू एंजॉय द रिलेशन ऑफ द पोएम। पोएम का जो रिलेशन है उससे लर्नर्स एंजॉय करते हैं। टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन, उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, वो इमेजिन कर पाते हैं चीज़ों को। सॉरी, द डेवलप फैमिलियराइजेशन विद द साउंड ऑफ वर्ड्स, जो साउंड ऑफ वर्ड होते हैं उससे वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ, यहाँ पे टीचिंग प्रोज इज। प्रोज को पढ़ाने का करेक्ट प्रोसीजर क्या है, जल्दी से बताइए। पहला दे रहा है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, होम असाइनमेंट या एंड रिकैपिचुलेशन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, सबसे पहले आप तैयार करोगे फिर उसको प्रेजेंट करोगे, तो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट होगा रिकैपिचुलेशन, फिर होगा आपका होम असाइनमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंग्लिश क्लास एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश क्लास में स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है बताइए। इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, it develop moral values among the student, it improves student vocabulary, it creates fun in the class। बताइए स्टोरी टेलिंग किस लिए होती है, बिकॉज इट इज़ हेल्प इन डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पूछ रहा है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वॉज प्रेजेंटेड इन, किस ईयर में, यहाँ पे ईयर पूछ रहा है किस ईयर में प्रेजेंट हुआ था, तो 1956 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोमेन आर कंसर्न विथ फिजिकल एंड मोटर स्किल, कौन सी होती है, फिजिकल एंड मोटर की जहाँ बात कर रहा है तो मोटर मतलब मोटर से रिलेटेड ही होगा ना, ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग cognitive verb are used to analyze the information given, differentiate, classify, describe या identify, बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा differentiate, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लीट द सिलेबस ट्रोली, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, स्कोरिंग हाई मार्क्स, एग्जाम में हाई मार्क्स लाना, क्या यही टीचिंग है, या फिर हेल्पिंग टू गेट सुटेबल प्लेसमेंट, एक अच्छा प्लेसमेंट पाना, या फिर क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा, क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। जो देखिए आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, जो पॉजिटिव आंसर है उसके साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिएटिविटी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू RCEM, यहाँ पे नॉट पूछा गया है, जहाँ पे नॉट है वहाँ पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, तो वेरीफाई इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम बेस्ड बिहेवियर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग हाई इन टर्म ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन कॉग्निटिव डोमेन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज, इनमें से कौन सा होगा सही आंसर, उनको आपको सेलेक्ट करना है, तो करेक्ट आंसर इज पहला एनालिसिस, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन और अगला है क्रिटिकल थिंकिंग, तो ACE इज द करेक्ट आंसर, ACE इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब BS ब्लूम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, BS ब्लूम डज नॉट डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट टेस्ट, diagnose the learning difficulties, attain mastery level by teachers, division of the learning difficulties, बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका attain mastery level by teachers, करेक्ट आंसर हो जाएगा attain mastery level by teachers। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में पूछ लिया गया है, इज हेडेड बाई, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश इन इंडिया, कब इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुई थी, जल्दी से बताइए। 1948 अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर राधाकृष्ण, यूनिवर्सिटी लेवल का पूछ लिया गया है, ये ध्यान याद रखिएगा, ये सभी आपको 4th सेमेस्टर में भी हेल्प करने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, बताइए किसकी रिकमेंडेशन है ये, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का है, ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड बी या प्रोसेस, लास्ट, इनिशियल, इंटरनल या कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें इम्प्रूवमेंट तो होता रहना चाहिए ना, क्योंकि समय के हिसाब से प्लेस के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस, परिस्थितियों, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से करिकुलम में चेंजेस होते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत होती है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो सिलेबस कल पढ़ाया जा रहा था या जो करिकुलम कल हमको पढ़ाया जा रहा था वही आज हमको पढ़ाया, तो नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद से PDF में कुछ क्वेश्चंस मिस हुए हैं, आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस मिस हुए हैं, तो उनको हम ये क्लास कंप्लीट करने के बाद, सारे 100 क्वेश्चंस करवाने के बाद जो लास्ट में बचे हुए 3-4 क्वेश्चन हैं वो आपको हम लास्ट में करवाते हैं, ओके। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो डायग्नोस्टिक, डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है, उसके बाद आपको रेमेडी देता है ना, पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा ना, तो आइडेंटिफाई करना मतलब डायग्नोस करना, तो क्या हो जाएगा डायग्नोस्टिक इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। इंग्लिश की जो गुड टेक्स्ट बुक होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? एवेल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रेजेंटेशन उसका कंटेंट का जो है, अप्रोप्रिएशन ऑफ एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन। तो सारी ही चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी बुक में। ओके, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluation in the teaching program. It is a continuous process that goes on during lesson, take place at the end of the year, take place only at the end of a lesson. It is not an integral part of teaching. क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 53 का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो लेसन के दौरान चलती रहती है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज़ टू। रेमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या है? टेस्ट रिसेंटली टॉट कंटेंट, जो आपने तुरंत पढ़ाया उसका आप टेस्ट ले लो। इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट, नया कंटेंट इंट्रोड्यूस करो। टीचिंग अगेन द टॉपिक कंटेंट नॉट प्रॉपरली लर्न, वो बच्चे को जो उसको सही से तैयार नहीं है वो चीज़ फिर से पढ़ाना। टीच द टॉपिक अगेन ऑलरेडी लर्न, जो पहले से आता है उसको वो पढ़ाएंगे आप, तो वही पढ़ाएंगे ना जो उसको नहीं आता है या उसको जो अच्छे से तैयार नहीं है। तो टीचिंग अगेन द टॉपिक कंटेंट नॉट प्रॉपरली लर्न, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ योर स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग योर सब्जेक्ट, द बेस्ट सोल्यूशन इज। अगर आपके बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट है आप जिसको पढ़ा रहे हो, उसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इंक्रीजिंग होमवर्क, उसको ज़्यादा होमवर्क दोगे? बिल्कुल नहीं। सुपरवाइज स्टडी, उसकी स्टडी को सुपरवाइज करोगे। फ्रिक्वेंट उसको असेसमेंट देते रहोगे? बिल्कुल नहीं। तो आप उसको पहले डायग्नोज करोगे, डायग्नोस्टिक टीचिंग करोगे, है ना? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the purpose of the diagnostic evaluation in education? To help identify problem with certain instruction style and provide improvement. To help educators understand their students strength, weakness, knowledge level and skill. तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही लग रही हैं। Both A and B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What are the advantage of essay type item? Useful in measuring specific abilities and skills, promote initially creative thinking, low printing cost, all of the above. बताइए जल्दी से। तो all of the above is the correct answer. Next question है who introduced the choice based credit system? बताइए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये आपका किया था यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टेस्ट विच असेस एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्न अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड। बताइए क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है? तो इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेज द आइडिया ऑफ। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेटिव असेसमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ इंटरनल इवैल्यूएशन। तो असाइनमेंट होता है, टेस्ट पेपर होता है, अटेंडेंस होता है, ये सारी ही चीज़ें होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मस्ट बी। एक अच्छी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? तो रिलायबल होना चाहिए, मतलब आप उस पर विश्वास कर सको, विश्वसनीय होनी चाहिए। इवैल्यूएशन इज इन एजुकेशन इज continuous but not cumulative, cumulative but not continuous, neither continuous nor cumulative, या फिर both continuous and cumulative। तो correct answer is option number D. Next question is assessment of student without an instrument in the natural setting is called interview, research, observation, rating scale। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप नेचुरली देख रहे हो तो ऑब्जर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का अप्रोप्रिएट टूल कौन सा नहीं है? असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चन, क्विज़ एंड गेम, एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द बेसिस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। फोनोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, सिंटैक्स होता है, ये सारे ही होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड। क्या होता है? तो प्रॉपर पंक्चुएशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्पीच डिफेक्ट्स। स्पीच में डिफेक्ट की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन्वायरमेंट से आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, प्रैक्सिया ऑफ स्पीच प्रॉब्लम है आपको, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Small kids at their initial stage love to move pen and pencil into and fro or up and down position. This way of writing is zigzag writing. क्या कहते हैं इसको? zigzag writing. छोटे बच्चे को आप या फिर स्क्रिबलिंग कहेंगे? बताइए जल्दी से. zigzag writing कहेंगे, स्क्रिबलिंग कहेंगे? स्क्रिबलिंग कहेंगे. आपने ये सीटेट का भी क्वेश्चन है, सीटेट में भी पूछा जाता है कि आपने बच्चे को पेन दे दिया तो वो ऐसे ऐसे कहीं लाइन चलाने लगेगा या फिर कुछ ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन चलाएगा, तो उसको कहेंगे स्क्रिबलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग. लुक एंड से, देखो और बोल लो, तो वर्ड मेथड होता है ऐसा. कैसा, कौन सा? वर्ड मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पूछ रहा है इंटेंसिव रीडिंग रिफर्स टू रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन. इंटेंसिव रीडिंग मतलब कि आप किसी टेक्स्ट को डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, उसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज लर्निंग को लेकर के कौन सी बात सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज स्किल आर इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द टू काइंड ऑफ रीडिंग स्किल आर. दो तरह की रीडिंग स्किल कौन सी हैं? बताइए जल्दी से. साइलेंट एंड लाउड रीडिंग. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्किल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? लिसनिंग एंड रीडिंग. क्या हो जाएगा? लिसनिंग एंड रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज statistical data may be presented in these charts. Example, presentation of increasing population etc. called. इसको कहते हैं ग्राफिकल चार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वॉज सजेस्टेड बाई. किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? जल्दी से बताइए. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडगर डेले के द्वारा. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड इन टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड का क्या यूज़ है? इट इज़ द चीपेस्ट विजुअल एड, सबसे सस्ता है. चॉक एंड टॉक इज़ वेरी इफेक्टिव टीचिंग मेथड. तो दोनों ही बातें सही हैं. बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ MOOC. मूक क्या है ये? बताइए जल्दी से. मूक क्या है? ये एक कोर्स है, कोर्स ऑफ स्टडी मेड अवेलेबल ओवर द इंटरनेट विदाउट चार्ज टू मैनी पीपल. बिना कई लोगों को पैसा दिए जो फ्रीली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, वही है. देखिए इसका हमने शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में जो वीडियो पहले बना रखा है उसमें इसके बारे में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव अंडर OER. तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. NIOS, एकलव्य, EPG पाठशाला, ये सारे ही हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू टीच वोकेबलरी एंड स्पेलिंग टू ग्रेट चिल्ड्रन लर्निंग इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज. बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पिक्चर डिक्शनरी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हेन सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल अ टीचर शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए? प्राइस का, प्रैक्टिकलिटी का, या फिर टीचर्स की एबिलिटी का, या ऑल ऑफ द अबव. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर लगाएंगे, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी ने इसका करेक्ट आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर बी, कि वो प्रैक्टिकली कितना सुटेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज लेबोरेटरी. क्या है ऑब्जेक्टिव? बताइए. टू डेवलप रीडिंग स्किल, टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन, टू डेवलप लिसनिंग स्किल. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज नॉट अ विजुअल एड. स्लाइड्स, टेप रिकॉर्डर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट. तो टेप रिकॉर्डर को आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल टीचिंग एड. इसको इस्तेमाल करके आप क्या करते हो? स्टूडेंट बिकम एक्टिव इन क्लासरूम. बिल्कुल सही बात है. टीचर बिकम एन एक्टिव इन टीचिंग. टीचर भी एक्टिव होता है. टीचिंग बिकम इफेक्टिव. तो सारी ही बातें सही हैं. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड डिपेंड लार्जली ऑन द. किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एज पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, एजुकेशनल लेवल पर, या और एज पर डिपेंड करता है स्टूडेंट की एज एंड मोटिवेशन पर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ द स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑडियो विजुअल एड कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज फॉर. ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उनका आप इस्तेमाल क्यों करते हो लैंग्वेज में? कम्युनिकेशन के लिए, या फिर रिटेंशन के लिए, सेविंग टाइम के लिए. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ प्लान विच कंसिस्ट ऑफ मैनी लेसन इज कॉल्ड. एक ऐसा प्लान जिसमें कई सारे लेसन हैं, तो वो यूनिट होती है ना. एक यूनिट के अंदर आपके 5-6 लेसन होते हैं, तो वो यूनिट प्लान होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ टीचर प्लान्स फॉर टीचिंग एन इंडिविजुअल लेसन इज कॉल्ड। अगर किसी इंडिविजुअल लेसन को पढ़ाने की बात कर रहा है तो वो लेसन प्लान होगा, अगर कई लेसन को पढ़ाने की बात करें तो वो यूनिट प्लान होगा। व्हाट आर द मेरिट ऑफ अ यूनिट प्लान, यूनिट प्लान के गुण क्या हैं, ठीक है, यूनिट प्लान के गुण पूछ रहा है। टू एनेबल द टीचर्स टू वर्क कंटिन्यूअसली एंड इफेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग प्रोसेस बिकम मोर इफेक्टिव हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन एन इंटीग्रेटेड मैनर टू द स्टूडेंट, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हेल्प स्टूडेंट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट हेल्प द स्टूडेंट बिकम अटेंटिव एंड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट विल बी टॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। A systematic and balanced arrangement of the content by which a teacher can teach the content to children is called, बताइए। पूछ रहा है एक सिस्टमैटिक और बैलेंस अरेंजमेंट कंटेंट का जो टीचर पढ़ाने जा रहा है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूनिट लेसन प्लान। क्या कहते हैं? यूनिट लेसन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द ईयर प्लान, ईयर प्लान का क्या एडवांटेज होता है? तो गाइडलाइन फॉर द इंटायर एकेडमिक ईयर, पूरे एकेडमिक ईयर की एक गाइडलाइन होती है, क्लियर कट पिक्चर हो जाती है कि किस सिलेबस को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। टीचर विल बी एबल टू फोरसी, पहले से ही वो देख सकता है, एंड प्लान बिटवीन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन मटेरियल इनटू पार्ट इज नोन एज, मटेरियल को ब्रेक डाउन करना तो उसको एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर द लेवल ऑफ द टेक्सोनॉमी आर फॉलोड, बताइए। लोअर से हायर जाएंगे, हाई से लो नहीं जाएंगे, पहले नीचे से जाएंगे फिर ऊपर की ओर, है ना। नेक्स्ट है, टीचिंग विदाउट प्रॉपर प्लानिंग विल लेड टू, बिना प्रॉपर प्लानिंग के अगर हम टीच करते हैं तो वो क्या करेगा? कॉज क्रिएट करेगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पता चला कि हम प्लान करके गए नहीं, तैयार होकर गए नहीं, स्टूडेंट को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम भी नहीं सही प्रॉपर तैयार हैं कि हमें पढ़ाना क्या, हमें उस टाइम पे सोचना पड़ रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमको पूरे प्लानिंग के साथ एक स्टूडेंट के सामने जाना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेसन प्लानिंग स्टेप एज पर RCEM अप्रोच, क्या हो जाएगा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीनों ही चीज़ें। पहले किसी चीज़ को इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर हमको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन प्लानिंग इन इंग्लिश प्रोज, क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव? टू रीड अलाउड प्रोज लेसन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस इंटोनेशन एंड पॉज, टू एनेबल द स्टूडेंट टू कॉम्प्रीहेंड द थॉट एंड आइडिया कंटेंट इन द पैसेज, दोनों ही बातें सही लग रही हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया, वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन सही हो पा रहा है। तो ये सारी ही बातें सही हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक क्लीन स्लेट, बच्चे का जो दिमाग है वो कोरी स्लेट के समान होता है। किसने कही है ये बात? जल्दी से बताइए। बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट के साथ होता है, की तरह होता है। ये है हर्बर्ट अप्रोच, किसकी है? हर्बर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर टीचर बिकॉज, टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्यों? इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन, क्योंकि लेसन प्लानिंग करके हमको क्लास में कन्फ्यूजन नहीं होती है इन द टीचिंग प्रोसेस, एंड सेव टाइम, समय भी बचता है, हमको बहुत समय लगेगा, हम भी कंफ्यूज होंगे और स्टूडेंट भी कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन प्लानिंग इज एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प टीचर इंश्योर अबाउट द एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन देयर क्लासरूम। तो एनुअल एक्टिविटीज, डे टू नाइट एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डे टू डे एक्टिविटीज इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बीच में हमारे कुछ क्वेश्चंस छूटे थे तो उनको जरा एक बार हम रीचेक करते हैं और उसके बाद आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मेन एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, क्या होता है? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्रेस ऑफ एवेल्युएशन, तो दोनों ही, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो इज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके फाउंडर कौन है? तो लॉर्ड मैकाले। मैकाले क्या है? फाउंडर है इंग्लिश लैंग्वेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू थॉम्सन एंड यार्ड 1952 स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर, तो टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। When was the Official Language Act passed in India? Act of Parliament 1963 is the correct answer. What was the education policy of Lord Macaulay? Lord Macaulay की education policy क्या थी? 1835 में, 1835, the education policy of Lord Macaulay was minute on
इंडियन एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए लॉर्ड मैकॉले जो थे, भारत में एक प्राच्य और पाश्चात्य के बारे में विवाद खड़ा हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से। तो मैकॉले जब भारत आए तो इन्होंने इसको 1835 में एक इन्होंने अपना बिल दिया और उसी में इन्होंने उसको क्लियर किया प्राच्य पाश्चात्य विवाद को। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। किसी प्रकार की किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप